मुंबई शहर में आशा देवी नाम की एक औरत रहती थी, जिसके दो बेटे थे, सुरेश और रमेश। और उन दोनों की पत्नी सुमन और साक्षी थी। सुमन बहुत समझदार और पढ़ी लिखी थी। वहीं दूसरी ओर साक्षी के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। उसे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता था। एक दिन की बात है। बहू, ये घर के सामान का हिसाब तो लगाइयो। जी माँ जी, अभी देखती हूँ। 3 किलो दाल, 5 किलो चावल, 10 किलो चीनी। हाँ जी माँ जी, सब मिलाकर 2050 रुपए हुए हैं। ये ले अलमारी की चाबी और अलमारी में से पैसे निकाल के इस परचून वाले को दे दे। जी माँ जी। माँ जी, एक बात कहूँ, अगर किसी दिन मैं ना हुई तो ये हिसाब कौन करेगा? इस साक्षी में तो इतनी भी बुद्धि नहीं है कि पढ़कर हिसाब लगाकर पैसे दे दे। पता नहीं किस मनूस घड़ी में मैंने इसे बहू के रूप में चुना। इसके बाप ने झूठ बोलकर मेरे बेटे को फंसा लिया। नहीं तो मैं न चाहती थी कि मेरी दूसरी बहू भी पढ़ी लिखी और समझदार हो। और नहीं तो क्या माँ जी, अब मेरे बच्चे को तो मैं पढ़ा लूंगी, लेकिन अब इसके बच्चे होंगे तो कैसे पढ़ाएगी? और माँ जी, आपको नहीं पता, आजकल तो बच्चों के दाखिले के लिए भी पहले माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है। भगवान जाने क्या होगा इसका। ये अनपढ़ गवार हमारे ही पल्ले पड़नी थी। तभी वहां साक्षी आ जाती है। माँ जी, कुछ पैसे दे दीजिए। क्यों, तू इतना सज सवर कर कहाँ जा रही है? वो माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ प्रसाद लेने के लिए, कुछ पैसे दे दीजिए। अच्छा ये ले 50 रुपए। साक्षी मंदिर चली जाती है। वापस आते समय वो देखती है कि एक बूढ़े बाबा की सब्जी का थैला फट गया है और वो सब्जियां उठा रहे हैं। साक्षी उनकी मदद करने लगती है। धन्यवाद बिटिया, तुमने मेरी बहुत मदद की। कोई बात नहीं अंकल जी, ये तो मेरा फर्ज था। मेरा घर यहाँ पास में ही है। चलो, मैं तुम्हें अपनी बहू के हाथ की गरम गरम चाय पिलवाता हूँ। मेरी बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है। उस बूढ़े अंकल का नाम ओम प्रकाश था, जो कि एक स्कूल चलाते थे। वो साक्षी को अपने घर ले जाते हैं। उनकी बहू दोनों के लिए चाय लेकर आती है। बातों बातों में ओम प्रकाश जी को पता चलता है कि साक्षी को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। बिटिया, आज के जमाने में तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तुम्हें भी अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आज के जीवन में बिना पढ़े हुए लोगों को कोई सम्मान नहीं देता। बेटा, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। ओम प्रकाश जी साक्षी को पढ़ाई का महत्व बता रहे थे और साक्षी चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रही थी। अब उसके मन में भी पढ़ने लिखने की इच्छा जागृत हो गई थी और वो घर आकर सारी बात अपनी सास और जेठानी को बताती है। लो जी, अब इस उम्र में बहू स्कूल जाएगी और लोग क्या कहेंगे? शादी के बाद बहू को पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया। ना बाबा ना, मैं तो ये ताने नहीं सुन सकती। बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मैं कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। तो ठीक है माँ जी, हम काम बांट लेते हैं। सुबह तो तू स्कूल जाएगी, लेकिन दोपहर को आते ही घर का सारा काम तुझे ही करना है और रात का खाना भी तुझे ही बनाना है। साक्षी की जेठानी ने सारा काम अपनी जेठानी पे डाल दिया और घर के बहुत ही अहम कामकाज की जिम्मेदारी साक्षी पर डाल दी जाती है। अगले दिन से साक्षी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। दोपहर को साक्षी जब घर आती तो उसे घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था, जिस वजह से उसे घर में बिल्कुल भी पढ़ने का समय नहीं मिलता था। एक दिन सुबह साक्षी स्कूल जाती है तो ओम प्रकाश जी उसे बुलाते हैं। साक्षी, तुम्हारी अध्यापिका ने मुझे बताया कि तुम अपना होमवर्क नहीं करती हो। बेटा, अगर तुम घर जाकर अभ्यास नहीं करोगी तो तुम पढ़ना लिखना कैसे सीखोगी? साक्षी, मैंने ये स्कूल इसीलिए खोला है ताकि तुम्हारी उम्र की महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त हो सके। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। अब साक्षी रात को सबके सो जाने के बाद चुपचाप से रसोई में जाकर पढ़ाई करती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। अब साक्षी को पढ़ना लिखना आ गया था और अब साक्षी की वार्षिक परीक्षा आने वाली थी। इसी बीच साक्षी की सास हरिद्वार गई थी और साक्षी की जेठानी सीढ़ियों से नीचे गिर गई और अब घर की सारी जिम्मेदारी साक्षी पे आ गई। साक्षी,
तुम बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा रही हो, मेरी देखभाल में ही लगी हो, और तुम्हारी तो परीक्षाएं भी आने वाली हैं। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी परीक्षाओं को तो अभी 1 हफ्ता बाकी है, तब तक माँ जी भी आ जाएंगी। तब तक आप आराम करो, मैं आपके लिए गरम गरम सूप बना कर लाती हूँ। साक्षी कितनी अच्छी है, घर का सारा काम भी करती है और स्कूल भी जाती है, और मैंने उसका साथ कभी नहीं दिया। मैं हमेशा माँ जी को उसके खिलाफ भड़काती रही। मुझे और माँ जी को तो उसका साथ देना चाहिए था। आज मेरी तबीयत खराब है और साख्या मेरी कितनी देखभाल कर रही है। कुछ दिन बाद आशा देवी वापस आ जाती हैं। सुमन अपनी सास को साक्षी के बारे में सब कुछ बताती है। अगले दिन साक्षी की परीक्षा थी और वो घर के कामों में लगी हुई थी। साक्षी, जाओ जाकर पढ़ाई करो। सुमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरी गैर मौजूदगी में भी तुमने घर को बहुत अच्छे से संभाला और सुमन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा। जाओ, अब तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं सब देख लूंगी। ये सुनकर संध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो समय पर स्कूल जाती और घर आकर पढ़ाई भी करती। इसी तरह समय बीतता गया और संध्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की। कानपुर में रमा देवी अपने 2 बेटे मोहन और रोहित के साथ रहती थी। उनके यहाँ सोने चांदी के जेवर बनते थे और वो खानदानी रईस थे। दोनों बेटे अपना खानदानी बिजनेस ही संभालते थे। संगीता रमा देवी की बड़ी बहू है और बहुत अमीर घर की लड़की है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा घमंड में रहती थी। संगीता बेटा, जरा यहाँ तो आना, देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी साड़ी लाई हूँ। हाँ मम्मी जी, अभी आई बस। हाँ मम्मी जी, दिखाइए क्या है। ये देख, मैं तेरे और अपने लिए साड़ी लाई हूँ। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन सुबह से मैं भूखी बैठी हूँ। पता नहीं इस घर में खाना कब बनेगा। क्यों, वो महारानी कहाँ मर गई? नीलम, अरियो नीलम। नीलम रमा देवी की छोटी बहू थी और बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। अभी 2 महीने पहले की ही तो बात है जब नीलम की शादी रोहित से हुई थी, और शादी के 15 दिन बाद ही एक हादसे में नीलम का एक पैर खराब हो गया। तब से नीलम बैसाखी के सहारे चलती थी, और उसके बाद से ही रमा देवी नीलम को पसंद नहीं करती थी और हमेशा अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए समझाती रहती। लेकिन रोहित नीलम को बहुत पसंद करता था। जी माँ जी, क्या हुआ? 1 बजने वाला है, अब तक खाना क्यों नहीं बना? कहाँ आराम फरमा रही थी? माँ जी, सब्जी तैयार है, बस रोटियां सेकनी है। मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द होने लगा था, इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी। देखा मम्मी जी, कैसे बहाने मार रही है महारानी। यहाँ मेरी भूख से जान निकले जा रही है और इसे आराम करना है। भाभी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। नीलम के अपाहिज होते हुए भी दोनों सास बहू उसी से घर का सारा काम करवाती थी। नीलम धीरे धीरे किसी तरह सारा काम करती थी। नीलम माता वैष्णो देवी को बहुत मानती थी और शादी से पहले वो हर साल अपने माता पिता के साथ वैष्णो देवी जाया करती थी। माँ, अब तो मैं कभी आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी ना। आज आपकी बहुत याद आ रही है। थोड़ी देर में दोनों भाई काम से लौटकर घर आए। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम सब वैष्णो देवी चलते हैं। सबका एक साथ घूमना भी हो जाएगा और दर्शन भी हो जाएंगे। अरे सब लोग? लेकिन आपकी अपाहिज पत्नी वैष्णो देवी कैसे जा सकती है देवर जी? हाँ बेटा, इसे छोड़कर हम सब चलते हैं वैष्णो देवी। वैसे भी ये अपाहिज कहीं जाने के लायक तो है नहीं। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? नीलम मेरी पत्नी है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सब सुनकर नीलम रोने लगी और कमरे में रोहित से बोली, आप क्यों जिद कर रहे हैं जी? माँ जी ठीक तो कह रही हैं। मैं अब कहाँ जा पाऊंगी वैष्णो देवी? ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां सब इंतजाम है, तुम आराम से पहुंच जाओगी, चिंता मत करो। कुछ दिन बाद सब लोग वैष्णो देवी जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। कुछ घंटों बाद सब कटरा पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर में चढ़ाई शुरू कर देते हैं। नीलम रोहित के साथ धीरे धीरे चल रही थी, बाकी सब आगे निकल गए थे। नीलम, मैं तुम्हारे लिए पालकी करा देता हूँ, तुम ऐसे ज्यादा नहीं चल पाओगी। नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी धीरे धीरे।
माता रानी ने यहाँ तक बुलाया है तो वही मेरी मदद करेंगी। दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। थोड़ी दूर जाकर सभी लोगों ने एक जगह ढाबे पर खाना खाया। ठंड का मौसम था, शाम होने वाली थी। रोहित और मोहन रात को रुकने के लिए कोई कमरा पता करने चले गए। नीलम बहुत थक गई थी और उसकी वहीं आंख लग गई। मम्मी जी, लगता है ये अपाहिज सो गई, इसे यहीं छोड़कर चलते हैं। हाँ बहू, सही कह रही है, इसे यहीं छोड़ देते हैं, कहीं खो जाएगी तो पीछा तो छूट जाएगा। दोनों उसे छोड़कर आगे चली गईं। उन्हें आगे जाता देखकर मोहन और रोहित भी उनके पीछे जाने लगे। रोहित को लगा कि नीलम भी माँ और भाभी के साथ ही होगी। आगे जाकर, मम्मी नीलम कहाँ है? मुझे क्या पता, आ रही होगी पीछे पीछे। मम्मी क्या बोल रही हो आप? तीनों तो साथ में ही थे ना, फिर कहाँ छोड़ा आप उसे? अरे कमाल करते हो देवर जी, वो हमारे साथ कहाँ थी, हमें क्या पता कहाँ गई। रोहित पीछे जाकर नीलम को ढूंढने लगा। उसने सब जगह देखा, उस ढाबे पर भी, लेकिन नीलम नहीं मिली। बेटा आगे चलते हैं, क्या पता आगे निकल गई हो, यहाँ बैठकर क्या करेगा। रोहित सबके साथ आगे चल दिया। उसे नीलम की बहुत चिंता हो रही थी। सबने भवन पर पहुंचकर दर्शन किए और गुफा से बाहर आ गए, लेकिन नीलम कहीं भी नहीं दिखी। रोहित भवन पर सब जगह उसे ढूंढ रहा था। मम्मी जी, लगता है उस अपाहिज से सच में पीछा छूट गया हमारा। कुछ देर बाद नीलम एक जगह सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखाई दी। उसके माथे पर तिलक भी लगा हुआ था और उसने लाल रंग की चुनरी ओढ़ी हुई थी। रोहित ने नीलम को उठाया तो देखा कि उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया था। नीलम, ये सब कैसे हुआ और तुम कहाँ चली गई थी? ये सब माता रानी की कृपा है। वहां ढाबे पर मेरी आंख लग गई थी और जब मैं उठी तो मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं बहुत घबरा गई। तभी मेरे पास एक बूढ़ी माता जी आई। मैंने उन्हें सब बताया। उसके बाद वो मेरा हाथ पकड़कर आगे चलने लगी। उनके साथ चलते चलते अचानक मुझ में शक्ति आ गई और अचानक मैंने अपनी बैसाखी भी छोड़ दी और मैं यहाँ तक पहुंच गई। उसके बाद वे मुझे गुफा के अंदर ले गई और फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई। वो जरूर माता रानी ही थी। ऐसा कहकर नीलम रोने लगी। उसकी बातें सुनकर रोहित की आंखों में भी आंसू आ गए और दोनों माता रानी के आगे नतमस्तक हो गए। अगले दिन सब लोग हंसी खुशी घर वापस आ गए। तब से नीलम हर साल रोहित के साथ वैष्णो देवी जाने लगी।